Hi, good actions give strength to ourselves and inspire good actions in others. Today is 29th of June 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं आईआईएम बैंगलोर क्यूएस ईएमबीए रैंकिंग 2021 में फर्स्ट रैंक लाया है। वेट लिफ्टिंग चैंपियन कर्णम मालेश्वरी जी फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी है। इट्स अ वंडरफुल लाइफ ये एक बुक है जो रिसेंटली रिलीज हुआ है, ऑथर्ड बाय मिस्टर रस्किन बॉन्ड। गुजरात गांधीनगर में फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी है। 21 ईयर से वोटिंग एज 18 ईयर्स हुआ था 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के बाद। नरसिम वर्मन टू और राजसिम्हा ऑल्सो नोन एज राजसिम्हा शोर टेम्पल पल्लवा रूलर थे जिन्होंने शोर टेम्पल बनाए थे महाबलीपुरम पे। महाबलीपुरम इंपॉर्टेंट है, मम्मलापुरम दिस वुहान एंड मम्मलापुरम टॉक्स। सो these are answers of yesterday's questions. आज के सवाल है वेयर इज मेरीन नेशनल पार्क लोकेटेड? द हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कितने मेंबर कंट्रीज हैं? उन सारे कंट्रीज के नाम भी बताइए। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अभी एक नए अपॉइंट हुए हैं, पहले वो वीसी थे, उनको अब सीवीसी बना दिया गया है। उनका नाम क्या है? हु हैज रिटन गुलम गिरी? प्रेजेंस ऑफ विच मिनरल? बनाना में। यस, बनाना में किस मिनरल की प्रेजेंस के कारण वो थोड़ा सा स्लाइटली रेडियो एक्टिव हो जाता है? सो दीज आर क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकेबुलरी है रैशनलाइज। रैशनलाइज का मतलब होता है ट्राइंग टू जस्टिफाई विद लॉजिकल रीजन, लॉजिक के थ्रू उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। रैशनलाइज्ड एक्सपेंडिचर्स। ग्लिचेस का मतलब होता है सडन डिफेक्ट्स हैं या फिर एरर है, जैसे एक मैट्रिक्स मूवी थी उसमें ग्लिचेस थे। एनविसाज मतलब इमेजिनेशन और प्रिडिक्शन ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द इवेंट इन फ्यूचर। एनविसाज जैसे ये कुछ इवेंट्स है, ये इवेंट्स फर्दर ये रिजल्ट लेके आएंगी, सो दिस विल एनविसाज इनटू समथिंग। इमेजिनेशन और प्रिडिक्शन, इवेंट इन फ्यूचर। कंटेंशियस का मतलब होता है कॉम्बैटिव है, क्वारल्सम है, आर्ग्यूमेंटेटिव है। कॉम्पोस्ट इसका मतलब एग्रीकल्चर में होता है डिकेइंग ऑर्गेनिक मिक्सचर ऑफ प्लांट, उनके पार्ट्स वो सब बन जाते हैं एज अ फर्टिलाइजर। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स है, आज हम पढ़ेंगे ये जो ड्रोन्स अटैक हुआ है, विल गेट टू नो। देन दिस इज गवर्नमेंट कोविड की सेकेंड वेव के बाद रिलीफ मेजर्स लेके आई है। 10 मंथ का अब गैप बोल रहे हैं ऑक्सफोर्ड जाने का कोविशील्ड वैक्सीनेशन के 2 डोजेज के बीच में। डिफेंस मिनिस्टर का डायलॉग है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। लेपर्ड किल्ड इन रोड एक्सीडेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनिमल्स और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, अ केस ऑफ नो केस। आज का एडिटोरियल और लीड आर्टिकल दोनों बेस्ड है दिस सेडिशन 1 to 4। देन दिस इज रीओपन द फाइल्स, कंसिडर द प्राइवेटाइजेशन। और 2 टाइप के पीएसयूज हैं, इन दोनों में हमें क्या प्राइवेटाइजेशन स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए, एक सवाल भी तैयार करेंगे। देन दिस इज अबाउट कॉन्वर्जेशन, रैटलिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स, सीएपीएफ की टर्फ, अग्नि प्राइम मिसाइल टेस्ट फायर्ड, एक्सेलेंट न्यूज, इंपॉर्टेंट न्यूज, बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स। देन अटॉर्नी जनरल हैं, दिस इज पी साईनाथ, इनको अवार्ड मिला है दिस फुकुओका ग्रांड प्राइज। देन दिस इज ग्रीन पास हेल्थ केयर, दिस इज टोटल जैब, स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छी न्यूज़ है आज। चैलेंज ऑफ दिस गोलियात, ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है हिंदी में। ऊर्जा पहल से रिलेटेड ये जितनी भी स्कीम्स है इनका बड़ा अच्छा कंपाइलेशन है, हम क्विकली इसको गो थ्रू करेंगे। ये सी सेट के सॉल्यूशंस हैं और ये सवाल है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 minutes. Our reference material is this, The Hindu, and this is Indian Express. Both are Delhi edition. See, आज डे 180 हो गया है, डे 180, आधा साल निकल गया है। तैयारी में अब स्पीड लेने का टाइम है, पेस। ओके, स्टडी वेल, फुल थ्रॉटल। सी, ये फर्स्ट न्यूज़ है, दिस इज अबाउट ड्रोन्स अटैक। कल ड्रोन्स का अटैक हुआ। एनआईए एनएसजी फाइंड नो डेब्रिस ऑफ ड्रोन्स एट जम्मू इंडियन एयरफोर्स बेस। ये मिलना भी नहीं था, ये काफ़ी कैलकुलेटेड और प्लान्ड वे में अटैक हुआ है। ड्रोन्स जो है ना, जो सिविलियन ड्रोन्स है, ये अब बहुत बड़ा थ्रेट बन गए हैं इस टाइप के मिलिटेंसी और इस टाइप के दिस टेररिस्ट अटैक्स में। सी,
जैसे ये लॉन्ग डिस्टेंस ड्रोन्स है, अभी इसमें कॉन्क्लूसिव कुछ रिपोर्ट नहीं आई है, बट लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्च पैड्स थे फ्रॉम दिस बॉर्डर, अक्रॉस द बॉर्डर, पाकिस्तान के थ्रू आए थे। ये लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्च पैड्स के थ्रू ये अटैक कंडक्ट हुए। जो ड्रोन्स होते हैं ना, एक तो ये स्मॉलर इन साइज भी होते हैं, और जो नए दिस ड्रोन्स हैं, स्पेशली जो सिविलियन ड्रोन्स हैं, इनको रडार में ट्रैक करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अभी फिलहाल के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है, और हमारा जो लाइन ऑफ थॉट है वो ये है कि जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स में रेगुलेशन होना ज़रूरी है, ड्रोन्स की एक सिस्टमेटिक पॉलिसी लाना ज़रूरी है। हर ड्रोन का रजिस्ट्रेशन हो, जैसे हर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन होता है, ऐसे हर ड्रोन का रजिस्ट्रेशन हो, और हर ड्रोन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए गवर्नमेंट रेगुलेटर, ऐसा मैकेनिज्म लाना ज़रूरी है। अदरवाइज ये जो ड्रोन्स के जो पॉजिटिव यूज केसेस है ना, वो ओवरवेलम हो जाएंगे नेगेटिव यूज केसेस में, तो ये सेक्टर फिर ग्रो नहीं हो पाएगा। सो पॉलिसी शुड बी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, दिस इज पैरामाउंट। एट द सेम टाइम ये जो नया वॉरफेयर है, इसके लिए भी हमें वेल इक्विप्ड, वेल प्रिपेयर होना है। देन दिस इज गवर्नमेंट अनवील 6.28 लाख करोड़ का स्टिमुलस पोस्ट सेकेंड कोविड वेव। अब से सेकेंड कोविड वेव आया, फर्स्ट वेव आया था, उसके बाद भी रिलीफ पैकेजेस आए, अब सेकेंड के बाद रिलीफ पैकेजेस हैं। इस बार के जो रिलीफ पैकेजेस है ना, वो प्राइमरली हिट है कोविड से, जो सबसे ज़्यादा हिट हुआ, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर को अपग्रेड करने के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स को, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, जो फ्रेश लोन्स हैं, टूरिज्म एट्सेट्रा को, स्मॉल बोरोवर्स को, ये अब ज़्यादा हिट किया है। जो फर्स्ट सेल्फ रिलायंट इंडिया का रिलीफ पैकेज आया था लास्ट ईयर, वो प्राइमरली बिग टिकट्स थे। इस बार जो है ना, वो स्मॉल स्मॉल पे ज़्यादा फोकस किया है इन्होंने, जैसे कि रैम्पिंग अप करें पीडियाट्रिक हेल्थ केयर बियॉन्ड द टॉप 8 सिटीज़ इन द कंट्री, बिकॉज थर्ड वेव में हम ये भी थ्रेट लग रहा है कि चिल्ड्रन ज़्यादा वल्नरेबल हो सकते हैं, तो ये भी एक चीज़ है। देन इंटरेस्ट रेट कंसेशंस भी मिलेंगे, एक्सटेंड हुआ है लोन की गारंटी, कंसेशनल क्रेडिट मिलेगा। कंसेशनल क्रेडिट मतलब कम रेट पे, जैसे 10% इंटरेस्ट है तो कम इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाएगा। पैंडेमिक हिट सेक्टर्स जो है, जैसे टूरिज्म हुआ या फिर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के, ये सारे रैंप अप करना है हेल्थ केयर फैसिलिटी। तो रिलीफ वेरी मच रिक्वायर्ड था, इसकी हम कॉन्टिन्यूसली बात कर रहे हैं। इकोनॉमी में गवर्नमेंट स्पेंडिंग है ना, उसका इंक्रीज करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी ना, तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। आपको इकोनॉमी प्रिपेयर करना है ना, यू जस्ट सिंपली गो थ्रू 9th 10th 11th 12th, इसकी जो बेसिक एनसीईआरटीज है ना, आप उसको पहले फॉलो करो। अगर आपका बेसिक प्लेटफॉर्म भी नहीं है और आप डायरेक्ट 12th की माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक उठा के देखोगे, ऑब्वियसली वो इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। सो पहले आप 9 10th 11 12th एक फ्लो में आप पढ़ो, 9 10th 11 12th, यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग। और एनसीईआरटीज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सिंपल है, प्रिसाइज है, कंसाइज है, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन नहीं करना चाहिए। अदरवाइज व्हाट वी डू, वी ट्राई टू सिंप्लीफाई करने के लिए हम इकोनॉमी का जो ओरिजिनल कैरेक्टर होता है वो ही चेंज कर देते हैं। तो फॉलो दिस थिंग, ये जो थोड़ा फॉर्मल सेटिंग है ना, फॉर्मल सेटिंग में ट्राई टू कवर दोज बुक्स। और उसके बाद फिर कुछ बड़े बड़े जो कीवर्ड्स हैं, 200-250 कीवर्ड्स हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, रेपो, रिवर्स रेपो, इनका आप एक सेपरेट नोट बना लो। मुझे थोड़ा टाइम दो, आई एम प्रिपेयरिंग दिस, आई विल शेयर दिस विद यू। बस आपको इतना चीज़ देखना है, बेसिक एनसीईआरटी देखना है, यू आर गुड विद इकोनॉमी। इससे ज़्यादा इकोनॉमी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद जो इकोनॉमिक्स होती है ना, वो होती है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की इकोनॉमिक्स की आपने बेसिक्स पढ़ लिया है, अब इस बेसिक्स का इम्प्लीमेंटेशन। इन्फ्लेशन पढ़ लिया है, अब इन्फ्लेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी क्या चेंजेस ला रही है, एट्सेट्रा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर दीज बेसिक्स, प्लेटफॉर्म रेडी रखिए, सारे टूल्स अवेलेबल है, नाउ यू जस्ट हैव टू इम्प्लीमेंट। ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है इकोनॉमिक्स में। ओके, तो ये रिलीफ मेजर्स हैं, अभी हमें गवर्नमेंट को रिलीफ देने की ज़रूरत थी। ओके, 10 मंथ के डोजेज गैप बूस्ट एंटीबॉडीज सेज ऑक्सफोर्ड स्टडी। अब एक नया स्टडी आ गया है, इसको भी बहुत ज़्यादा हमें ड्वेल नहीं करना चाहिए। पहले से 8 से 12 हफ्ते, पहले 1 मंथ का गैप था, फिर 8 to 12 वीक हुआ, फिर उसको और बढ़ाया। अब एक स्टडी है कि 10 मंथ का भी गैप हो जाए ना फर्स्ट और सेकेंड डोज ऑफ कोविशील्ड में, तब वो इनफैक्ट और बेटर है। तो दिस इज ऑल्सो वन रिपोर्ट। तो सी, इसीलिए आई कीप ऑन सेइंग कि बहुत जल्दी जजमेंट पास नहीं करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ने पहले गैप्स बढ़ाया, तो बहुत ज़्यादा फिर कॉन्स्पिरेसी स्पेकुलेशन हो गए कि शॉर्टेज है, बिकॉज ऑफ दैट दिस एंड दैट। लेट्स वेट,
वेट एंड वॉच इज द बेस्ट पॉलिसी। क्विकली अगर जजमेंट पास करते हैं ना तो वो मोस्ट प्रोबेबली वो फिर इतना करेक्ट बैठता नहीं है। एंड यू शुड फॉलो द एक्सपर्ट्स, फॉलो द एक्सपर्ट्स। जैसे कोविड-19 का भी वेव था, एक तरफ डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स थे, जैसे एम्स के डायरेक्टर थे, है ना, और अग्रवाल साहब थे, यूट्यूब वीडियो से वो सबको अवेयरनेस कर रहे थे। ये कितना काम, कंपोज्ड और शांति से सारी बातें बताते थे। डू नॉट पैनिक, सिस्टमैटिक बनिए, आपको अपनी हेल्थ इम्यूनिटी ठीक करना है, गो बेसिक बेसिक चीज़ें करिए, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंप्रूव होगा। सो दीज दीज रिलायबल एंड जो नॉन पैनिक क्रिएटिंग सोर्सेज है ना, उनको फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज सेंसेशनलिज्म होने से क्या होता है, पैनिक क्रिएट होता है। पैनिक क्रिएट होता है मास दिस जनता में, और उसके कारण फिर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, गवर्नेंस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो फॉलो द ऑफिशियल लाइन, स्पेशली इस कोविड में बहुत ज़्यादा रूमर मॉन्गरिंग इन सब में नहीं पड़ रहा है। और कोविड ऐसा है कि ये अभी भी इवॉल्व हो रहा है। वी डू नॉट नो कंप्लीटली कि व्हाट इज कोविड। इसमें अभी भी हमारी लर्निंग अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो रही है। तो जैसे जैसे फाइंडिंग्स आती है वैसे फॉलो द ऑफिशियल लाइन। देन डायलॉग नॉट एट कॉस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी से डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर बोला है कि सी, इंडिया जो है ना, इंडिया पीसफुल कंट्री है। इंडिया का अगर आप हिस्ट्री भी उठा के देखो ना, तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे के लिए आप ये लाइन लिख सकते हैं, वी आर द प्रीस्ट्स ऑफ वर्ल्ड पीस इवन व्हेन वी टेक अप वेपन्स, दैट इज टू एस्टैब्लिश पीस। Till date, India has neither attacked any country nor have we captured an inch of land of any country. This is a very big statement. हमने कभी भी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म नहीं किया, हमने कभी भी मार्केट कैपिटलिस्ट इस टाइप के तरीकों से ट्रेड एंड वर्ल्ड ऑर्डर में डोमिनेंस नहीं किया जैसे चाइना करता है। बुलिंग हम कभी नहीं कर रहे हैं कि दूसरे की लैंड ग्रैब कर रहे हैं एट्सेट्रा। सो वी आर अ वेरी डिफरेंट कंट्री, वी आर अ वेरी रेस्पॉन्सिबल दिस कंट्री ऑफ वर्ल्ड। बट द पॉइंट इज कि kindness should not be mistaken as weakness. This is one thing. चाणक्य ने भी कहा है, be kind, but kindness should not be mistaken as weakness. When it comes to defending our company, we are as much determined as anybody could be. Even when we take up weapons, we can pick weapons, but the point is, this is not our first line of action. We always give priority to peace, dialogue, diplomacy. So this is our first priority. But this should not come at a cost of national security. डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, सैक्रिफाइस ऑफ सोल्जर्स इन गलवान क्लैश, हमारे सोल्जर्स ने बहुत ब्रेवली फाइट किया, कंट्री को डिफेंड किया, दिस शुड बी रिमेंबर्ड। सो दिस इज द थिंग। अब नेक्स्ट है, लेपर्ड किल्ड इन रोड एक्सीडेंट। सी, लेपर्ड, लेपर्ड जो है, इससे अभी कुछ ही टाइम पहले हमने लास्ट ईयर नवंबर में एक लेपर्ड का एस्टिमेट देखा था। टाइगर सेंसस आया था, टाइगर सेंसस के साथ ही लेपर्ड सेंसस आया था। टाइगर क्या होता है, टाइगर बिग कैट है, लेपर्ड भी बिग कैट है, बट टाइगर लाइक ह्यूज इन साइज है इन कंपैरिजन टू लेपर्ड। तो जैसे जंगल होता है ना, तो जंगल का जो कोर एरिया होता है वो टाइगर अपने पास रख लेता है, टाइगर, और लेपर्ड को वो फिर वो फ्रिंज एरिया में ऐसे पुश कर देता है। तो लेपर्ड अक्सर आपको मिलेगा फ्रिंज एरिया ऑफ फॉरेस्ट में, और जो फ्रिंज एरिया होता है वहीं पे ह्यूमन सेटलमेंट भी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए लेपर्ड और एनिमल, लेपर्ड एनिमल और ह्यूमन बीइंग का बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। अक्सर आप देखना स्कूल्स में घुस गया, कॉलेज में आ गया, इस टाइप से लेपर्ड ज़्यादा ज़्यादा स्पॉट होता है ह्यूमन सेटलमेंट के आसपास। तो लेपर्ड भी बिकॉज इंपॉर्टेंट है, पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, इनका भी सेंसस होना ज़रूरी है। तो ऐसा ये सेंसस हुआ था, जावड़ेकर साहब ने ट्वीट भी किया था, 2018 स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018, 60% इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन का लेपर्ड के नंबर्स में। ये एक नंबर्स भी थे, इसको आप क्विकली गो थ्रू करना कि कैमरा ट्रैपिंग मेथड हमने यूज़ किया था। इसमें क्या होता है, जंगल में पेड़ों पे ऐसे कैमरा लगा देते हैं जहाँ प्रोमिनेंट स्पॉट है लेपर्ड के आने का। तो कैमरा ट्रैपिंग, जैसे ही लेपर्ड आएगा, मोशन डिटेक्शन और कैमरा उसका फोटो ले लेगा। तो इससे यूनिक हम दिस काउंटिंग जो है लेपर्ड की वो ईजी हो जाती है। तो लेपर्ड्स बड़े हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटका में है, फिर महाराष्ट्र में। तो ये लेपर्ड्स हैं। अब जो लेपर्ड्स हैं वो नियर थ्रेटन टू वल्नरेबल बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर। ये क्या है, IUCN की रेड लिस्ट है स्पीशीज को, ये यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है, इसको जस्ट गो थ्रू। तो लेपर्ड पूरे कंट्री में मिलता है, ऑलमोस्ट हर पार्ट ऑफ इंडिया में, और लेपर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है दिस फॉरेस्ट बायोलॉजी, दिस इको सिस्टम का। ओके, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ऑन राइज है,
रीजन है ह्यूमन एनक्रोचमेंट, हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन। कैप्चर और ट्रांसलोकेशन जो है वो यूजुअली डिस्करेज करते हैं, इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता नहीं है। सॉल्यूशन यही होगा कि जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस अपने जो वेज हैं, काम के तरीके हैं, उसको बेटर करें। जैसे ये एक फेलाइन है, ये लेपर्ड है फेलाइन, स्पीडिंग व्हीकल नियर असोला भाटी सेंचुरी। असोला भाटी सेंचुरी जो रोड्स बनाते हैं वहाँ पे क्यों ना हम कॉरिडोर्स बनाएं, दिस वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स। हमने अक्सर नॉर्थ हिमाचल में भी ये देखा था, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बना रहे हैं वो, सो दैट अगर एनिमल को इस हैबिटेट से इस हैबिटेट जाना है तो वो वाइल्ड लाइफ दिस कॉरिडोर के थ्रू जा सकेगा, रोड एक्सीडेंट्स कम होंगे। ये एक स्ट्रैटेजी है जो हमें डेवलपमेंट करने से पहले फॉलो करना चाहिए, इकोलॉजिकली बैलेंस्ड। अब इस पे ये सवाल तैयार करना है, प्रिपेयर अ नोट ऑन ह्यूमन एंड एनिमल। एनिमल कुछ भी हो सकता है, लेपर्ड, टाइगर, लायन, क्रोकोडाइल, एनीथिंग। ऑल ऑल टाइप ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट्स आर ऑन राइज, तो यू हैव टू सजेस्ट वेज टू मिटिगेट इट। अभी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप अपना टैलेंट दिखाओ। नए नए जो न्यूज़पेपर में हम आइडियाज़ देखते हैं आप उसको भी यूज़ करो, और जो ट्रेडिशनल है कि लॉज करें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को बेटर करें एट्सेट्रा, वो भी आप लिखो। तो सजेस्ट वेज टू मिटिगेट इट। प्रश्न में अगर कहीं ऑप्शन आ रहा है और सजेस्ट वाला कोई एक प्रश्न है तो इस प्रश्न को आप प्रायोरिटी दे सकते हो, बिकॉज इस प्रश्न में ना बहुत फ्रीडम है अच्छा नंबर स्कोर करने का। सजेस्ट वेज टू मिटिगेट इट। ओके, सो दिस इज द दिस टॉपिक। अब जो नेक्स्ट है, सो ये था फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ये है बीटिंग द हीट, बच्चे लोग स्प्लैशिंग अराउंड। ओके, सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ये नेक्स्ट है, दिस इज पेशेंट्स इवैक्यूएट हुए, फिर सी इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ एम्स, फायर का थ्रेट हुआ। हॉस्पिटल्स फायर पे भी आप टेलीग्राम पे सर्च करना, एक बड़ा अच्छा पीडीएफ है, हॉस्पिटल फायर। क्योंकि पिछले 1-2 साल में बहुत सारे फायर के केसेस देखे हैं। हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं और कंजेस्टेड एरिया होता है, ऑक्सीजन मतलब प्रोन टू कैचिंग फायर, तो यहाँ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। दैट इज़ वाई वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज पेशेंट्स होते हैं उनको इवैक्यूएट करना भी बहुत डिफिकल्ट है आईसीयू में, या फिर ऐसे जो पेशेंट है सी। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, डिजास्टर मैनेजमेंट। देन दिस इज सिटी जिम ओपन होंगे, एंड दिस इज अबाउट गवर्नमेंट ने रिड्यूस किए कोविड-19 बेड्स बिकॉज नंबर ऑफ केसेस कम हो रहे हैं और दूसरे पेशेंट्स का भी दिस रिक्वायरमेंट, दूसरे बेड्स का भी रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। देन ये नंबी नारायण साहब हैं, इनको फॉल्सली अक्यूज किया गया था इस एस्पियोनेज केस में। ईयर्स एंड ईयर्स इनके वेस्ट हो गए, बाद में पता चला कि वो पूरा केस ही गलत था, इनको फ्रेम अप किया गया था, स्पाई केस इन 1994। तो अब यहाँ पे कंपनसेशन देना जरूरी है। दिस पीवी पायोनियर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म थे नरसिम्हा राव जी, पीवी नरसिम्हा राव जी। 1991 एलपीजी रिफॉर्म बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। वो जो दौर था इंडिया का वो बहुत डिफिकल्ट टाइम था, 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स जब आए तो पीवी नरसिम्हा राव जी और उस टाइम पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर, इन सब ने मिलके बहुत अच्छे से इंडिया को मैनूवर किया था इस डिफिकल्ट टाइम पे, इकोनॉमिक डिफिकल्टी के टाइम पे। अ केस ऑफ नो केस, अब सी, ये एक आर्टिकल है और इसी से मिलता जुलता ये सेकंड आर्टिकल है। ये लिखा है पीडीटी आचार्य साहब ने, ये बड़ा अच्छा लिखते हैं, ये फॉर्मर सेक्रेटरी रहे हैं लोकसभा के। इनके आर्टिकल जो होता है ना उसमें पॉलिटी वगैरह बड़े अच्छे पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। तो पर ये टॉपिक काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं, 23 ऑफ जून को भी हमने देखा था, सेक्शन 124 आईपीसी 1870, हैव अ लुक, 23 ऑफ जून। तो यहाँ बात है सेडिशन जो है, सेडिशन जो है ये आर्काइक लॉ है, एवरीबडी इस बात पे एग्री करते हैं कि ब्रिटिशर्स के ज़माने का लॉ है। इसको 2021 में कंटिन्यू करना क्या सही है या नहीं है, बिकॉज इसका यूजेज कम होता है और मिस यूजेज ज़्यादा होता है। ट्रेंड ऑफ इम्प्यूटिंग सेडिशियस डिज़ाइन टू क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट इज डिस्टर्बिंग। गवर्नमेंट को जो भी क्रिटिसाइज कर रहा है उस पर सेडिशन लग जाता है, तो ये तो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। एनसीआरबी का जो डेटा है ना 2016 से 19 का, वो बताता है 160% जंप हुआ है सेडिशन केसेस में, बट ये केस प्रूव नहीं होते। प्रूव जो है ना, मतलब जो कॉन्विक्शन रेट है वो 33 से 3.3% आ गई है। मतलब 100 लोगों पे सेडिशन लगा तो उसमें से केवल 3.3 लोगों पर ही वो केस वैलिड पाया गया। तो द पॉइंट इज कि कॉन्विक्शन भी बहुत कम है और ये जंप हो गया है। बट द पॉइंट इज कि ये जो प्रोसेस है ना सेडिशन की, वो ही पनिशमेंट बन जाता है। तो 1962 में केदारनाथ सिंह वर्डिक्ट में
ये लिखा था कि जो जर्नलिस्ट है ना उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए सेडिशन से, बिकॉज जर्नलिस्ट का काम है न्यूज़ को देना। न्यूज़ हमेशा तो अच्छी न्यूज़ होती नहीं है, नेगेटिव न्यूज़ भी होती है, गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म भी होता है। तो अगर जर्नलिस्ट को आप सेडिशन के डर से चुप करा दोगे तो ये तो जर्नलिज्म का डिफीट है, और जो जर्नलिज्म है ये फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। सो दैट इज वाई सेडिशन के जो लॉज है इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन जरूरी है। एज पर दिस जजमेंट इज केदारनाथ सिंह वर्डिक्ट, अनलेस स्पीचेस और राइटिंग्स टेंड टू कॉज वायलेंस और डिसऑर्डर, तो वो सेडिशन नहीं है। केवल वायलेंस और डिसऑर्डर होगा तो सेडिशन हो सकता है, अदरवाइज देयर इज नो सेडिशन। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, द टाइम इज लॉन्ग पास्ट when the mere criticism of government was sufficient to constitute sedition। अब वो टाइम नहीं है, ये टाइम चला गया। The right to utter honest and reasonable criticism is a source of strength to a community rather than a weakness। Very good line, note it down। The right to utter honest and reasonable criticism is a source of strength to a community rather than a weakness। तो ये ऑनरेबल कोर्ट का ये लाइन ऑफ थॉट्स है। सो उन्होंने ये भी कहा, कोर्ट ने ये भी कहा कि वी आर ऑफ द व्यू ambit and parameter of the provision of this section 124A sedition 153A 505 of IPC कब का 1860 कोड का। इसमें इंटरप्रिटेशन जरूरी है, नए तरीके से करें, कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया में, ताकि वो न्यूज कम्युनिकेट कर पाए, इंफॉर्मेशन और राइट्स लोगों को मिल पाए। तो ये जरूरी है कि हम इसको फिर से री इंटरप्रेट करें। इट्स टाइम टू डिफाइन लिमिट्स ऑफ सेडिशन। इनडिस्क्रिमिनेट जो यूज हो रहा है सेडिशन का, क्रिटिक्स, जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया यूजर्स, सिटीजन्स, एक्टिविस्ट के तरह, तो ये वायलेशन हो जाएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच का। अब ये पूरे आर्टिकल में यही लिखा हुआ है कि ये क्यों जरूरी है सेडिशन को हम कम करें। ओके, सो वी नीड टू फॉलो दिस लाइन। सेक्शन 124A पता होना चाहिए और राइट टू दिस स्पीच वगैरह आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज रीओपन द फाइल्स कंसिडर प्राइवेटाइजेशन। ये भी बड़ा अच्छा आर्टिकल है। प्राइवेटाइजेशन एक वॉशिंगटन कंसेंसस था। वॉशिंगटन कंसेंसस ये बोलता है कि जो सरकारी विभाग होते हैं, सरकार का काम करने का तरीका है, वो लेस एफिशिएंट है देन प्राइवेट सेक्टर। मतलब कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज्यादा एफिशिएंट है, प्राइवेट सेक्टर ज्यादा एफिशिएंट है। तो जो मिक्स्ड फॉर्म ऑफ इकोनॉमी थी, मिक्स्ड फॉर्म ऑफ इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी थी और प्राइवेट सेक्टर भी था। बट जो गवर्नमेंट की पीएसयूज हैं, क्या वो लेस एफिशिएंट है? तो क्यों ना गवर्नमेंट की जो पीएसयूज है, मतलब गवर्नमेंट का जो रोल है मार्केट में, उसको डिसइन्वेस्टमेंट करें, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, और वहां पे प्राइवेटाइजेशन करें। ये आर्ग्यूमेंट दिया था दिस वॉशिंगटन कंसेंसस में। अब 1991 में आए एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 11th क्लास की जो इकोनॉमिक्स की बुक है ना, उसमें बड़ा अच्छे से ये दिया है एलपीजी। अब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो बात ये थी कि प्राइवेट सेक्टर अपनी नई एफिशिएंसी, एनर्जी, काम करने का तरीका, ये सब लेके आएगा, तो इससे ग्रोथ होगी। प्राइवेटाइजेशन एक हद तक हेल्प भी किया है, बट हम हर चीज प्राइवेटाइज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट का भी स्टे होना जरूरी है। तो इस पूरे आर्टिकल में ये बात किया है कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो किस तरीके से होना चाहिए। चाइनीज मॉडल भी एक आगे मेंशन है। इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। सी, प्राइवेटाइजेशन का ना हर बार एक दौर आता है, जैसे एक बार नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ, अब प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक हो रहा है, तो ऐसे मतलब वेव चलती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में पहले अभी प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ। इवन जो वाजपेयी साहब 2001 इसमें भी प्राइवेटाइजेशन हुआ था, एलपीजी नरसिम्हा साहब उनके इसमें भी प्राइवेटाइजेशन हुआ था। तो एक दौर आता है। बात यह है कि एक बैलेंस्ड होना चाहिए, ये क्रिटिकल बैलेंस, जो क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करते हुए होना चाहिए। जबरदस्ती का प्राइवेटाइजेशन इज नॉट राइट। अब सी, अभी इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, हमारी इकोनॉमी की हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो क्या ये प्रूडेंट होगा टू रिविजिट द एग्रेसिव प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, इनकम लोगों की कम हुई है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैलून हुआ है, फिस्कल डेफिसिट राइज हो रहा है, तो वी आर इन अ इकोनॉमिक क्राइसिस। एवरीबडी अग्रीज ऑन दिस। वॉशिंगटन कंसेंसस ने बोला प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंट है। ओके, अब पीएसयूज भी होती है ना, वो दो कैटेगरी की हो सकती है। कुछ पीएसयू सरकार ने बनाई, किसी चीज की पीएसयू बनाई, टेक्नोलॉजी, प्लान्स, मशीनरी उसके ऑब्सोलीट हो गए,
मैनेजरियल और ह्यूमन रिसोर्सेज अब वहाँ पे एट्रोफिड हो गए। जैसे पहले एक HMT भी था, घड़ी बनाते थे, ऐसे करके बहुत सारे सेक्टर्स में PSUs हैं, बट अब उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर वो प्रोडक्ट इतना कॉम्पिटिटिव नहीं है, या नेचर ऑफ मार्केट ही चेंज हो गया है। तो मशीनरी वगैरह, प्लांट्स, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई है। तो क्या उसको कंटिन्यू करना सही है या उसको सिस्टमेटिकली शट डाउन कर देना चाहिए? सेकेंड, दूसरी PSUs होती है, जैसे एयर इंडिया हो गया, टूरिज्म हो गया। ये मतलब स्कोप तो काफ़ी है, बट ये फाइनेंशियली सिक है। तो इधर टर्न अराउंड हम करें। सिक इसलिए बिकॉज यहाँ पे मिसमैनेजमेंट, ग्रॉस मिसमैनेजमेंट हुआ है, तो हमें इनको रिवाइव करना चाहिए। तो कुछ PSUs शट डाउन, कुछ PSUs रिवाइव। अब रिवाइव करने का तरीका क्या हो सकता है? रिवाइव करने का तरीका है प्राइवेटाइजेशन इज वन वे, एक तरीका है, ऐसे और भी तरीके हैं। प्रैग्मेटिज्म ज़्यादा होना चाहिए इंस्टेड ऑफ आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी नहीं कि केवल प्राइवेटाइजेशन करना है, दिस आइडियोलॉजी इज नॉट राइट। प्रैग्मेटिज्म कि उस समय की मांग क्या है, प्रैग्मेटिज्म। चाइनीज मॉडल जैसे है वो प्रमोट करता है प्राइवेट कंपनीज को भी और गवर्नमेंट कंपनीज को भी। आप देखो वर्ल्ड में टॉप 25 वगैरह में चाइनीज कंपनीज का नाम है। मैनेजमेंट में ज़रूरी है कि चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, लॉन्ग और स्टेबल टेन्योर दो। आप ये नहीं कि 6 महीने तक के लिए किसी को हेड बनाया, 6 महीने बाद आप चेंज कर दोगे। 6 मंथ में तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिलीवर इन सच लेस टाइम। तो लॉन्ग और स्टेबल टेन्योर देना ज़रूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्क होना ज़रूरी है, और कॉन्फिडेंस उन्हें रखना भी ज़रूरी है। तो PSUs है ना, इनका टर्न अराउंड हो सकता है, प्रॉफिट मेकिंग हो सकती है। इन्वेस्टमेंट जो है वो दो चीज़ पे होता है। एक होता है ग्रीन फील्ड, दूसरा होता है ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड मतलब एक नया कुछ जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रीन था, जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट होगा ग्रीन फील्ड। कि पहले वहाँ पे एक कुछ भी नहीं था, फिर वहाँ पे एक स्टील प्लांट बनाया हमने एकदम बेसिक से, जीरो से, तो वो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट है। ब्राउन फील्ड क्या होगा कि एक वहाँ पे पुराना स्टील प्लांट था, काफ़ी खस्ता हालत में था, उधर हमने पैसे लगा के उसको वापस रेनोवेट वगैरह किया, तो वो ब्राउन फील्ड हो गया। तो इन्वेस्टमेंट ग्रीन फील्ड हमेशा प्रिफर्ड माना जाता है। बिल्ड करे कॉन्फिडेंस, डेवलप करे कंसेंसस। अब प्राइवेटाइजेशन भी करना है तो यू हैव टू लाइक टॉक टू ऑल स्टेक होल्डर्स। यूनियन जो है, इनकी जो एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, सबको कॉन्फिडेंस में लेके डिसीजन लेना चाहिए। वरना जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में कॉर्पोरेटाइजेशन पे अभी दिस प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक्स भी हो रही है। तो दिस इज़ नॉट राइट। वॉट एवर डिसीजन जो लेना है, सबको कॉन्फिडेंस एंड दिस प्रॉपर टॉक्स के साथ होना चाहिए, अगर प्राइवेटाइजेशन करना भी पड़े तो। क्रिटिकली एनालाइज करिए द नीड एंड वेरियस फॉलोआउट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट्स ऑफ PSU। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सरकार के से 80% शेयर थे, उन्होंने कुछ 10% और डिसइन्वेस्ट कर दिए। स्ट्रैटेजिक मतलब एक लॉजिक के साथ डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, और प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो आप क्रिटिकली करो। जहां भी वर्ड क्रिटिकल होता है ना, मतलब आप एज अ क्रिटिक पॉजिटिव नेगेटिव बड़े अच्छे से इवेलुएट करो। नीड एंड वेरियस फॉलोआउट्स क्या होंगे प्राइवेटाइजेशन इन स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। ये जो फॉलोआउट होंगे ना, इसमें आप करंट एंगल भी लिखना कि आज की डेट में इकोनॉमी में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ये सारे चैलेंजेस। ओके, तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे। अब जो नेक्स्ट है दैट इज कीपिंग अलाइव कॉन्वर्जेशन अबाउट एड्स। एड्स, एक टाइम था एड्स को बहुत बड़ा टैबू बना लिया गया था। सी, टैबू बनाने से कुछ नहीं होता है, बीमारी बीमारी होती है, उसके बारे में जागरूकता होनी चाहिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको देना है, तभी हम उस बीमारी से लड़ पाते हैं। जैसे शुरुआत में कोविड-19 को टैबू बना लिया, नो, इट इज जस्ट अ डिसीज, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, वॉट एवर। सो कीपिंग अलाइव कॉन्वर्जेशन अबाउट एड्स। पिछले कुछ टाइम पे एड्स वगैरह के नंबर भी कम हुए, लोगों में जागरूकता आई है। तो द पॉइंट इज जागरूकता, अवेयरनेस, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, ये जो चीज़ होती है ना, ये प्रॉपर टूल्स हैं टू फाइट विद एनी डिसीज और पैंडेमिक और एनी चैलेंज। ओके, रैटलिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स। अब अगेन ये बात है, इंटरनेशनल जुडिशियल रूलिंग्स जैसे हम अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारे पैरामीटर्स सही नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट आना कम हो जाता है। क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट आता है, जैसे अभी वोडाफोन का केस हो गया था, या फिर मॉरिशस में ये देवास मल्टीमीडिया, और इधर बहुत सारे केसेस हमारे उलझे पड़े हुए हैं एंट्रिक्स डील वगैरह के, वोडाफोन टैक्सेशन के, केन एनर्जी, ये भी पुराने वीडियोस में बहुत अच्छे से बात किया है हमने, वोडाफोन एंड केन। तो द पॉइंट इज कि अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट तब करेगी किसी कंट्री में जब वहां पे जो लॉज है, वो प्रिडिक्टेबल है, स्टेबल है, ये नहीं कि हर दिन चेंज हो गए।
जो वोडाफोन और केन एनर्जी में था वो था रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का, कि पहले टैक्सेशन के लॉज अलग थे, बाद में उसको बैक डेट से जाके टैक्स लॉज चेंज कर दिए। तो इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कंट्री में इन्वेस्टमेंट का। इस फ्रंट पे भी इंडिया को वर्क करने की जरूरत है। एंटरिंग द सीएपीएफ टर्फ, सीएपीएफ है, दिस इज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सीएपीएफ। इसमें कौन कौन सी फोर्सेस है सीएपीएफ में? आंसर, सीएपीएफ में तो जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होती है, दे आर नॉट आर्मी, दे आर नॉट एयरफोर्स, दे आर नॉट नेवी। तो जो सीएपीएफ है वो लोकल लॉ एंड ऑर्डर को करने की कोशिश कर रही है, मेंटेन करने की। सीएपीएफ इन्वॉल्व है नक्सलिज्म से लड़ने के लिए भी। बट जब पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है तो आप अक्सर देखना सीएपीएफ के चीफ्स वगैरह नहीं होंगे, वहाँ पे आर्मी का कोई चीफ आएगा या फिर आर्मी के ऑफिसर्स आएंगे, एयरफोर्स के आएंगे। द पॉइंट इज सीएपीएफ को क्यों नेग्लेक्ट करते हैं, इसकी टर्फ पे क्यों आर्म्ड फोर्सेस, प्रॉपर आर्मी यहाँ पे इंटरवीन करती है। सी, आर्मी जो होती है ना, आर्मी इज नॉट टू फाइट विद अपने लोगों से। सो जो नक्सलिज्म है, नक्सलिज्म में भी द पॉइंट इज कि ये जो लोग हैं विलेजर्स हैं, मिसगाइडेड हो सकते हैं बट दीज आर विलेजर्स। तो आर्मी जब अगर डिप्लॉय करेंगे तो कोलैटरल डैमेज भी होता है, बिकॉज आर्मी इज नॉट अ निडल, आर्मी इज अ सॉर्ड। सो यहाँ सीएपीएफ जो है ना वो ज़्यादा बेटर वर्क कर सकती है। इसीलिए हर चीज़ का एक प्रॉपर डेजिग्नेटेड फोर्स होता है, ये नहीं कि आप हर जगह एक ही फोर्स को यूज़ करो। सीएपीएफ की कैपेबिलिटी हमें बढ़ानी चाहिए। सीएपीएफ होम मिनिस्ट्री के अंदर है, तो सीएपीएफ की कैपेसिटी बढ़ाए, वर्सेटाइल फोर्स है, प्रॉपरली ट्रेन करें। जैसे ग्रे हाउंड्स और जो कोबरा बटालियन बनी थी इनकी, बहुत इफेक्टिव इन्होंने काम किया है माओइस्ट से लड़ने के लिए। सो व्हाट वी नीड इज, जो स्पेशलाइजेशन है ना किसी फोर्स का, वर्क उसी को करने देना चाहिए और थोड़ी फ्रीडम भी देना चाहिए। सीएपीएफ का भी अगर रिकॉर्ड देखें तो इंडिया पाकिस्तान 71 में अच्छा काम किया है इसने, सीएपीएफ ने। तो सीएपीएफ इज वेरी केपेबल फोर्स, वी नीड टू provide them this certain confidence. Then this is nuclear capable Agni Prime. Agni Prime missile test fired. Excellent news. अग्नि, अग्नि एक कलाम साहब की किताब है, अग्नि की उड़ान। व्हेन यू गेट टाइम हैव अ लुक। अग्नि प्राइम बीइंग टेस्ट फायर्ड फ्रॉम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा ऑन मंडे। ये एडवांस्ड वेरिएंट है। अगर हम बात करें ना हमारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का, तो ये शुरुआत हुआ था 1983 में। आज की डेट में जो ये मिसाइल्स है ना, इसमें इंडिया का बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, हमारी मिसाइल्स आर रियली गुड। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसका श्रेय जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को 1983 में। अब इसमें ना हमने बेसिकली 5 मिसाइल्स बनाई थी, अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और आकाश। ये जो अग्नि है ना ये बड़ी पावरफुल है, पोटेंट है। वैसे ये सारी पावरफुल है। अग्नि जो है ना ये बनाती है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। अग्नि 5 है, ये लॉन्गेस्ट ऑफ द अग्नि सीरीज है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर बताई गई है। वैसे ये ज़्यादा भी हो सकती है, कोई भी कंट्री अपनी एक्चुअल डेटा बताता नहीं है कि वो कितने पोटेंट है। देन इसमें क्या होता है, ये कैनिस्टराइज्ड मिसाइल है जो अभी अग्नि प्राइम लॉन्च किया है। इसकी कैपेसिटी 1000 से 2000 किलोमीटर है। ये जो मिसाइल है ना, इस मिसाइल में इन्होंने काफ़ी सारे नए जनरेशन की टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, जैसे कॉम्पोजिट मटेरियल, प्रोपल्शन सिस्टम, इनोवेटिव गाइडेंस, कंट्रोल मैकेनिज्म, स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम। तो 20 साल हो गए ना, तो टेक्नोलॉजी तो बदलेगी। तो ये जो प्राइम है, डिज़ाइन सेम है बट प्राइम में इन्होंने बहुत सारे नए अपडेटेड फीचर्स एंड दिस मटेरियल टेक्नोलॉजी यूज़ किया है। सो अगेन इससे ये और ज़्यादा इसकी कैपेसिटी बेटर होती है। डीआरडीओ ने इसको यहाँ पे किया, एक्यूरेसी इसकी काफ़ी हाई है। तो दिस इज अगेन वेरी गुड। इट हैज़ मैनी एडवांस टेक्नोलॉजी, स्ट्रेंथन अवर क्रेडिबल डिटरेंस कैपेबिलिटीज। ओके, अब सी, अक्सर ये सवाल आता है कि बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में क्या डिफरेंस है। क्रूज मतलब होता है प्लेन क्रूज कर रहा है, तो जैसे प्लेन चलता है ना वैसे ही क्रूज मिसाइल चलती है। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है मतलब वो प्रोजेक्टाइल है, ऊपर ऐसे थ्रो करेंगे प्रोजेक्टाइल के थ्रू, फिर वो ऐसे जहाँ ड्रॉप करना है वहाँ ड्रॉप हो जाएगी। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक में ऑब्वियसली ज़्यादा दूर जाना है तो हाइट भी ज़्यादा होगी, एल्टीट्यूड। ये जो बिलो 100 है ये बूस्ट ग्लाइड मिसाइल्स भी है। तो ये होती है दिस बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल। जैसे रेंज बैलिस्टिक की बहुत ज़्यादा है, क्रूज की यूजुअली कम होती है, ईजिली डिटेक्टेबल है। क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। देन प्रिसीजन जो है क्रूज का हाई होता है बिकॉज इट इज़ लाइक अ प्लेन।
तो ये स्पीड एंड दिस स्पीड। इंडिया की दो बड़ी इंपॉर्टेंट क्रूज मिसाइल है, एक सुपरसोनिक है, एक सबसोनिक है। दोनों के नाम बताइए। क्रूज मिसाइल एक सुपरसोनिक है और दूसरी है सबसोनिक। सोनिक का भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है ये भी आप बताओ। ओके, तो दिस इज अग्नि 5। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो दूसरी न्यूज है, दिस इज अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल गेट्स वन मोर एक्सटेंशन। आपको अटॉर्नी जनरल को 1 साल का और एक्सटेंशन मिला है। यहाँ पे 1 ईयर का एक्सटेंशन मिला है। आप क्या है, अटॉर्नी जनरल है। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, टेल। देन पी साईनाथ सेलेक्टेड फॉर 2021 फुकुओका ग्रांड प्राइज। आपने प्रमोट किया सिविल कोऑपरेशन थ्रू इज राइटिंग। यहाँ पे ये है पी साईनाथ। ये जो फुको का प्राइज है, ये एनुअली दिया जाता है डिस्टिंग्विश्ड पीपल को जो फोस्टर प्रमोट कर रहे हैं इंक्रीज अवेयरनेस एशियन कल्चर में। तो मतलब दिस इज अबाउट एशिया, एशियन कल्चर। क्रिएट अ ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ एक्सचेंज म्यूचुअल लर्निंग अमंग द एशियन पीपल। तो दिस इज फोकस्ड ऑन एशिया। तो दैट इज वाई जो विनर्स है ना, ये भी एशिया के हैं। यहाँ पे नोटेड जर्नलिस्ट पी साईनाथ है, वन ऑफ द 3 रेसिपिएंट है ये। आपको रिसीव हुआ है दिस प्राइज, अकेडमिक प्राइज, प्राइज फॉर आर्ट्स एंड कल्चर में, आपको जर्नलिज्म में। फिर प्राइज ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर गया है दिस किशिमोटो मियो ऑफ जापान और फिल्म मेकर प्रभा यून ऑफ थाईलैंड, एशिया। तो दिस इज फुकुओका ग्रैंड प्राइज, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट एशियन कल्चर। देन ये एक न्यूज है आगे कि क्रेडिट विल नॉट रेज कंजम्पशन बिकॉज इन्फ्लेशन का थ्रेट है। देन दिस इज न्यूज, और ये बात है, रिजॉल्व ग्रीन पास इशू सून। अब सी वाई आई ऑलवेज रिमेन क्रिटिकल टू दिस वेस्टर्न कंट्रीज, यू नो, ये लोग बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ये बहुत ज़्यादा दिस, एक तो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी बहुत होता है इन्हें। ये मतलब दे आर दे, बाकी सबको इतना समझते नहीं है, ये गलत है। एक तो पहले इन्होंने वैक्सीन नेशनलिज्म किया वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप ने एंड दिस अमेरिका एटसेट्रा ने। फिर उन्होंने वैक्सीन होल्डिंग किया, मतलब आपके यहाँ एक पर्सन है उसके लिए आपने 10 वैक्सीन प्रोक्योर कर लिया है, ऑल बिकॉज यू हैव गॉट मनी। तो इससे क्या होगा, बाकी लोगों के यहाँ शॉर्टेज होगा। अफ्रीका में शॉर्टेज हुआ, एशिया में शॉर्टेज हुआ। अब एक नया चीज है, ग्रीन पास होपफुली जल्दी मिल जाएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ने किया। ग्रीन पास बेसिकली यूरोप में इन्होंने ट्रैवल करने के लिए कुछ वैक्सीनेशन को ओके किया है। ये वैक्सीनेशन में इन्होंने एस्ट्राजेनेका को तो ओके किया, बट एस्ट्राजेनेका का ही जो इंडियन वर्जन है, मतलब सेम मेडिसिन है बट उसको मैन्युफैक्चर सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा है। तो जो कोविशील्ड है ना, उसको अप्रूवल नहीं दिया। तो इससे क्या होगा, इंडिया में जैसे कोविशील्ड लगी, हमने कोवैक्स अलायंस से बहुत सारे लोगों को कोविशील्ड प्रोवाइड किया है, तो वो फिर डिबार हो जाएंगे यूरोप में एंट्री करने के लिए। अब बात है कि जल्दी ग्रीन पास मिल जाएगा, बट लेट अस सी, बट लुक एट द स्ट्रैटेजी। इस बात पे आवाज उठाना जरूरी है, जो ये सेकेंड ईयर ट्रीटमेंट देते हैं दूसरे कंट्रीज को। कोविशील्ड हैज नॉट बीन अप्रूव्ड, बट ये हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन ड्रग रेगुलेटर। इंडिया एजेस अहेड ऑफ यूएस इन टोटल जैब्स। जैब्स वैक्सीन सब एक ही बात है, टोटल जैब्स। तो अभी इंडिया में भी वैक्सीनेशन मिल रहा है। अब ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि जैसे हम कंपेयर करें यूके से या कंपेयर करें यूएस, इनकी पॉपुलेशन कम है। पॉपुलेशन कम है ना, और इन ये रिच कंट्रीज भी हैं, तो आप इजीली यहाँ पे एडमिनिस्टर कर सकते हो चीज़ें, वैक्सीनेशन। इंडिया इतना बड़ा कंट्री है और सच बिग पॉपुलेशन, तो ऑलवेज इट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज चैलेंज इतने सारे लोगों को डील करना। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका घर है, इसमें अगर 3 लोग रह रहे हैं, तो आप बड़े इजीली चीज़ें ऑर्डर में भी रहेगी, काफ़ी सारी चीज़ें, स्पेस मिलेगा, सब टाइम मिलेगा। बट यहीं अगर आप 30 लोगों को रख दोगे तो केओस होगा ना। तो इंडिया ये सेकंड केस है। दैट इज वाई इंडिया का डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं करना चाहिए इन बाकी जो वेस्टर्न वर्ल्ड के जो पैरामीटर्स होते हैं। सेंसेक्स स्लाइड्स एज स्टिमुलस फेल्स टू चीयर। सेंसेक्स को पसंद नहीं आया। सेंसेक्स बड़ा दिस मूडी होता है, जब फेवरेबल चीज होती है तो राइज होता है, फेवरेबल चीज नहीं होती तो फॉल हो जाता है। दिस इज हेल्थ केयर ट्रेवल सेक्टर वेलकम स्टिमुलस। हेल्थ केयर एंड ट्रेवल को बेनिफिट होगा। ट्रैक्टर सेल्स का ग्रोथ आउटलुक बढ़ रहा है। एंड दिस इज यूएस ने एयर स्ट्राइक अप सी ईरान बैक्ड मिलिशिया इन सीरिया इराक। यूएसए अपनी लैंड पे कभी कोई फाइट नहीं करेगा। यूएसए को जब भी फाइट करना है ना, तो वो ईरान में करेगा, सीरिया में करेगा, इराक में करेगा। दिस इज द थिंग। यूक्रेन यूएस लॉन्च ब्लैक सी ड्रिल्स। अब ये रशिया के साथ है। बांग्लादेश भी शट डाउन बिकॉज बहुत ज्यादा कोविड के केसेस आ रहे हैं। नॉर्थ कोरिया दिस इमेशिएटेड लुक, सी दुबला हो गया ये। देन दिस इज स्पोर्ट्स,
और ये विंबलडन में कल ये हार गया। देन दिस इज स्पोर्ट्स अगेन, इंडिया ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। राही और दिस मथिडले और मथिल्डे और यहाँ पर है वितालिना। आपने यहाँ पे शूटिंग वर्ल्ड कप में बहुत अच्छे यहाँ पे 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। यू वॉन्ट सेवरल मेडल्स। टेक अ बो दीपिका, ये क्या है, बो है, आर्चरी। शी इज ऑल्सो परफॉर्म रियली गुड। ओके, सो ये इंडियन एक्सप्रेस है। अब सेम न्यूज़ है यहाँ पे भी, सेकेंड वेव स्टिमुलस है, हेल्थ और टूरिज्म को ज़्यादा फायदा हुआ है। डिफेंस मिनिस्टर लद्दाख में विजिट किया अभी। और रेस्क्यूड 9 मंथ ओल्ड टाइगर कब। अग्नि प्राइम है ये, प्रेसिडेंट साहब अपने होम टाउन गए थे। द ड्रोन्स रेस, इसमें प्रॉपर पॉलिसी होना ज़रूरी है, गवर्नमेंट रिव्यू करे डेवलपमेंट ऑफ ड्रोन्स एंड दिस यूजेज ऑफ ड्रोन को। मैच्योरिटी एंड कॉशन यहाँ पे ज़रूरी है। जम्मू एंड कश्मीर में नॉर्मलसी लाना इज़ अ प्रायोरिटी। माइकल हॉल्डिंग का कल हमने देखा था आर्टिकल कि जो कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, गुड कि यहाँ पे ये आवाज़ उठाना ज़रूरी है। रेसिज्म भी जो है ना, नई जनरेशन जो आ रही है स्पेशली, उनको बचपन से ही सही चीज़ सिखाई जाए। जो उनका आउटलुक है ना, सोचने का तरीका है, वो सही तरीके से उनको डेवलप करें। ये जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, ये उनको सिखाना ज़रूरी है। द रियल मिस्ट्री, ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है राजा मंडाला जी का, सी राजा मोहन। एंगेजिंग द वर्ल्ड लाइक चाइना, इसमें चाइना की फॉरेन पॉलिसी है ना, लाइक वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है चाइना का, बट फिर भी वो डिपेंडेंट है चाइना पे। यूएस ट्रेड वॉर करना चाहता है, बट वो चाइना से डिकपल नहीं हो सकता है। सेम इज़ विद इंडिया, एक तरफ हमें बॉर्डर में टेंशन्स है, बट ट्रेड के लिए हम चाइना पे डिपेंडेंट है, एसेंशियल चीज़ों के लिए हम चाइना पे डिपेंडेंट है। तो एंगेजिंग द वर्ल्ड लाइक चाइना, डिप्लोमेसी। चैलेंज ऑफ दिस गॉलियाथ, ई रिटेल जाइंट्स कैसे कॉम्पीट करेंगे। देन गेम्स मस्ट गो ऑन, ये भी एक बात है, ओलंपिक्स टाइम पे होना चाहिए, मोरल होगा, स्टैग्नेटिंग इकोनॉमी को हेल्प होगा। डेल्टा प्लस कितना वरिज्म है, वी डोंट नो, फॉलो द कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल एंड गेट वैक्सीनेटेड। मिस्टर शी और पुतिन में भी बहुत दोस्ती बढ़ रही है आजकल। ये चाइना ने एक वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट हाइड्रो पावर डैम बनाया सी चाइना में। दिस इज डैम चाइना के, दिस सी चुआन प्रोविंस में बना हुआ है ये, दिस इज अ डैम, ह्यूज डैम। चाइना के साथ डैम की बात आती है तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये रिवर्स है। ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर के लोअर एंड में चाइना डैम बनाता है, और इससे हमारे यहाँ फ्लो जो है ब्रह्मपुत्रा का वो इम्पैक्ट होता है। फाइजर एंड मॉडर्ना वैक्सीनेशन, डॉक्टर रेड्डी कोविशील्ड कोविड की वैक्सीनेशन। टेन्योर ऑफ स्मार्टफोन, दिस इंसेंटिव्स जो है वो बढ़ा दिया गया है 1 ईयर का। तो ये तो था इंडियन एक्सप्रेस। अब आता है हिंदी, इसमें आई विल शेयर दिस सेपरेटली। इसमें ये पूरा आई विल शेयर। ऊर्जा जो पहल है ना, इससे रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, इलेक्ट्रिफिकेशन में, रिन्यूएबल एनर्जी में, एफिशिएंसी में, एट्सेट्रा। ये बड़ा अच्छा कंपाइलेशन है। इन स्कीम्स का एक रफ आइडिया होना चाहिए कि ये क्या है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक सौभाग्य स्कीम है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। आपकी हिंदी अच्छी है ना, तो आप कई बार वर्ड्स का मीनिंग भी निकाल सकते हो। ऐसे जो स्कीम आती है ना, वो बेसिकली आपको उस शब्द का मतलब पता लग गया ना, तो आपको समझ में आ जाएगा ये स्कीम किससे रिलेटेड है। जैसे एक गरिमा स्कीम आई थी 2016 में, पूछा था कि दिस इज रिलेटेड टू व्हाट। हरित ऊर्जा कॉरिडोर, अब वर्ड में देखो, हरित ऊर्जा कॉरिडोर, ये राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन है, स्मार्ट मीटर राष्ट्रीय दिस कार्यक्रम है, ये दिस इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। रिन्यूएबल्स में क्या है, राष्ट्रीय सौर मिशन है, पवन ऊर्जा क्रांति है, राष्ट्रीय जैव ईंधन और सतत कार्यक्रम है, सतत मतलब सस्टेनेबल। लघु जल विद्युत है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स है, और दिस इज सही है, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति। तो ये है रिन्यूएबल से रिलेटेड। फिर दक्षता में एक उजाला है, एफिशिएंसी हो, व्यवस्था उपकरण की सुविधा देना, सस्ती ऊर्जा कुशल। स्वच्छ कुकिंग के लिए उज्ज्वला है, ओके, ये उजाला थी, ये उज्ज्वला है। उज्ज्वला किस लिए होगा, गैस सिलेंडर, एलपीजी। फिर ये है परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, दिस इज अबाउट ट्रेड ऑफ दिस, कार्बन उत्सर्जन जो है उसको कम करने के लिए। सतत परिवहन के लिए फेम है, आपने आंसर राइटिंग किया है फेम पे। भारतीय रेलवे का गोइंग ग्रीन मिशन है। जलवायु के लिए स्मार्ट सिटी मिशन है, ग्रीन बिल्डिंग मार्केट है। शहरी गैस के लिए सीएनजी और पीएनजी है। कूलिंग के लिए इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान है। देन स्किल काउंसलिंग है फॉर ग्रीन जॉब्स, दिस इज अबाउट स्किल। फिर वर्ल्ड लेवल पे देखें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है,
देन स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तर पे है और मिशन इनोवेशन है। तो ये जो कीवर्ड्स है ना, इनको आप याद कर लो, एक बार लिख लो, याद हो जाएंगे। जहां मौका मिले यूज दिस कीवर्ड, डिटेल में नहीं भी लिखो बट मेंशन दीज कीवर्ड्स, ओके। अब ये है सी सेट, बड़ा आसान है। फर्स्ट ईयर में अगर एक्स मान लेते हैं 2:3 है तो इनकम 2x और 3x हो गया। 3x 45,000 है तो x हो गया 15,000। अब एक्सपेंडिचर देखें तो ये इनकम हो गई फर्स्ट और सेकंड की। एक्सपेंडिचर का भी रेशो दिया है 5:9, तो मान लेते हैं 5y और 9y। 5y 25,000 है तो y 5,000 हो गया, तो 9y आ जाएगा। एक्सपेंडिचर आ गए, इनकम आ गई, दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो सेविंग फर्स्ट और सेकेंड ईयर की आ गई। पहले साल 5,000 सेविंग हुई, दूसरे साल पैसे बचे ही नहीं, सब जीरो, तो टोटल सेविंग हो गया 5,000। इजी वन। अब अगेन सैलरी का रेशो दिया है तो 4x 3x 2x मान लिया हमने। टोटल इनकम कितनी होगी, टोटल दिन काम किया और पर डे की कितनी इनकम थी। तो परवेज का 30 into 4x 144, तो x हो गया 1.2। सनी का 50 into 3x, x का वैल्यू डालो। आशु का 40 into 2x, x का वैल्यू डालो। हमें सनी का पूछना था, वो 180 है। बी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए क्यूब, मतलब बी इज 1 अपॉन ए क्यूब, तो बी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट 1 अपॉन ए क्यूब। पहला सेट ऑफ वैल्यू से के का वैल्यू आएगा, दूसरे सेट ऑफ वैल्यू में डालो तो आपको आ जाएगा ए का वैल्यू, दैट इज 3। ये पहला सवाल है। मार्क प्राइस ऑफ रेडियो 480 है। ऑनर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% और उसके बाद भी 8% का प्रॉफिट मिला। इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड तो गेन परसेंट कितना होता। इफ एक केस में अगर डिस्काउंट नहीं होता तो गेन कितना होता। अब जैसे यहाँ 8% है ना, तो डिस्काउंट के बाद भी 8% है। यहाँ पे कोई ऑप्शन होता है 4 या 3 इस टाइप का, आप उसको पहले ही कैंसिल कर दो, बिकॉज डिस्काउंट नहीं होगा तो ये 8 से तो बड़ा ही आएगा ना, 8% से बड़ा ही आएगा। तो इस तरीके से कई बार आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। 5% मोर इज गेन बाय सेलिंग अ काउ ऑफ फॉर रुपीज 10,010 देन बाय सेलिंग इट टू रुपीज 1,000। तो कॉस्ट प्राइस कितना है काउ का आंसर। कबीर है 30 किलो राइस खरीदा 9.5 किलो पे, 40 किलो राइस खरीदा इस रेट पे, दोनों को मिला दिया और दोनों को एक मिले हुए मिक्सचर को 8.9 से बेच दिया। अब बताओ टोटल कॉस्ट निकालो, टोटल सेलिंग प्राइस निकालो, डिफरेंस है उससे प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। सो दीज आर क्वेश्चंस फॉर टुडे। ये है सी सेट सॉल्यूशन, दिस इज ऊर्जा पहल। आज स्पोर्ट्स का न्यूज़ देखा हमने, अग्नि प्राइम के बारे में पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेटाइजेशन पे ओपिनियन बनाना ज़रूरी है, इस बारे पे टॉपिक प्रिपेयर करिए, और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पे भी। ओके, सो दिस इज 29th of June 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.